हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे इंटरनल ट्रेड बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। वन शॉट में वीडियो कंप्लीट, पूरे एक ही शॉट में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और इन केस ऑफ फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So without wasting our much time, let us begin with our video. This video is of internal trade chapter 9. Full explanation in one shot. पूरी explanation एक shot में. So for what we are waiting for? Let's begin. देखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बता देती हूँ। ट्रेड हमारे दो काइंड्स के होते हैं। मतलब ट्रेड जो हमारे बेसिकली ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ शेयर करो। और क्यों करो, किस लिए करो? सिर्फ इसलिए करो जिससे आपको लाइफ में या जिससे आपको कुछ प्रॉफिट हो पाए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा ट्रेडिंग होती है ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इसको करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, सो दैट यू कैन अर्न सम अमाउंट और अनदर एज अ प्रॉफिट। आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सको। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद मतलब इतना ही होता है। हमारे जो ट्रेड होते हैं वो हमारे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड जो हमारे होते हैं दो काइंड्स के होते हैं। इंटरनल ट्रेड यानी हमारी कंट्री के अंदर का ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारी कई सारी चीज़ें आती है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। आज हम सब बारी बारी से करेंगे। पहले हम इंटरनल ट्रेड के बारे में समझ लेते हैं। इंटरनल ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द बाउंड्री ऑफ द नेशन। अपनी कंट्री के अंदर रह के आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अगर सेल आउट करते हो, मतलब अपनी कंट्री में, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के इंटरनल स्टेट में भाई दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, अगर हम अपनी कंट्री के अंदर ही रह कर ट्रेडिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इंटरनल ट्रेड बेटर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होती, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है और इसमें आपका कोई भी वेस्टेज नहीं होती। जल्दी चीज़ें चली जाती है, जल्दी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है और आपको रियली बेनिफिट होता है इससे। और ये जो हमारा इंटरनल ट्रेड, अगर हमारा कंसर्न करें हम इंटरनल ट्रेड को, तो इंटरनल ट्रेड में ये सबसे बिगेस्ट इसका फ़ायदा होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम अमाउंट का होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग नोन होता है, हमारी कंट्री के अंदरूनी बात होती है, सब लोग नोन होते हैं, कोई भी चिंता वाली बात नहीं होती। इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स डोमेस्टिक कंजप्शन। अपने ही कंट्री में बनाओ, अपनी ही कंट्री में बेचो, सब कुछ अपना अपना ही चलेगा। समझ गए? आगे देखते हैं। इंटरनल ट्रेड बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। देखो, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इमीडिएटली इज यूज्ड एज होलसेल ट्रेड। पहले भी मैंने पहले भी बता रखा है कि होलसेल ट्रेड हमारा वो ट्रेड होता है जिसमें हम लार्ज अमाउंट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड आउट करते हैं और इसमें हम ह्यूज प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और इसमें हमारे जो गुड्स होते हैं वो बल्क में ही खरीदे जाते हैं और बल्क में ही बेचे जाते हैं। और अगर हम रिटेल ट्रेड की बात करें तो रिटेल ट्रेड परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। छोटे अमाउंट में, छोटे क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के काम को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे, होलसेल ट्रेडर जो हमारा ट्रेडिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं होलसेल ट्रेडर्स। और जो रिटेल ट्रेड्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिटेलर्स। यानी जो हमारा होलसेल ट्रेड को अंजाम देते हैं वो होलसेलर और जो रिटेल ट्रेड को अंजाम देते हैं वो रिटेलर्स। दोनों होलसेलर और रिटेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंपनी को आगे चढ़ाने के लिए। अगर इनमें से एक भी ना हो तो हमारा काम नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर और यूज़र सेलर्स सब एक साथ ही इम्पोर्टेंटली हेल्प करते हैं, ठीक है। और होलसेल ट्रेड होता है हमारा, होलसेलिंग इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज ऑफ दोज पर्सन्स। होलसेलिंग इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज और दोज पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट विच सेल्स टू द रिटेलर ऑन द अदर हैंड मर्चेंट्स। मैंने अभी भी बताया था होलसेल ट्रेडिंग में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे मिलकर अपने ट्रेड को अंजाम देते हैं। इसमें एक पर्सन नहीं होता, इसमें बल्क में गुड्स को ख़रीदा जाता है और बल्क में ही गुड्स को बेचा जाता है। होलसेल हमारा लिंक करती है, हेल्प करती है लिंक जनरेट करने में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स का।
और ये बात मैं बताना भूल गई, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आपको सब कुछ अपनी नोटबुक में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखना है। स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू होकर एंड तक आपको सब कुछ लिखना है, जो भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद हमारा सर्विसेज ऑफ होलसेलर होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा होलसेलर कौन कौन से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले होलसेलर हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के में। और देखो, आपके पास पैसा है, आप ज़्यादा अमाउंट में गुड्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अगर किसी के पास पैसा नहीं तो वो किस टाइप का बिजनेस करे। तो इसमें ये बेनिफिशियल, इसका ये एडवांटेज होता है कि ये आपको हेल्प करता है बल्क में गुड्स को सेल आउट करने में। अगर आपके पास पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लार्ज अमाउंट में अपने गुड्स को भी सेल कर सकते हो। और इसमें आपके जो प्रोडक्ट्स होता है आप टाइमली अवेलेबल करवा सकते हो। ये आपको टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। ये सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स में आ जाते हैं। होलसेलर आपके बल्क में गुड्स को सेल आउट करता है, प्रोवाइड करता है, और ये आपकी टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है। अब होलसेलर ट्रेड जो होता है, ये सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली बात, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो, जितने ज़्यादा आपके पास गुड्स होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। होलसेलर्स कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर्स। होलसेलर छोटे छोटे ऑर्डर्स करते हैं और बेचते हैं। लेकिन जो हमारा रिटेलर्स छोटे छोटे ऑर्डर्स लेते हैं और बेचते हैं, लेकिन होलसेलर हमारे लार्ज अमाउंट के गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट भी होता है उनके लिए ये। और सेकंड इसका पॉइंट होता है बियरिंग रिस्क। इसमें बियरिंग रिस्क का क्या मतलब होता है, होलसेलर जो होता है वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को अपने नाम से बेचता है। देखो, अगर लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तो आपका तो होगा नहीं, रिटेलर्स का ही। तो ये आपको अपने अमाउंट में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बेचने में हेल्प करते हैं। रिस्क जो हुआ वो होलसेलर का हुआ, मैन्युफैक्चरर का या रिटेलर का कोई लॉस नहीं होता है इसमें, क्योंकि वो तो छोटे छोटे अमाउंट में ही गुड्स लाते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में ही गुड्स बेचते हैं। ठीक है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है आपको जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे की नीड को फुलफ़िल करना। अगर आपको हो सकता है कि आपको अभी पैसों की ज़्यादा नीड हो, तो मतलब आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सको, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप अपने गुड्स को सेल आउट करोगे, आप ऑर्डर दे दोगे, या आपको लोन पे भी गुड्स प्रोवाइड करते हैं। किसकी बात चल रही है, होलसेलर्स की। होलसेलर्स आपको लोन में भी गुड्स प्रोवाइड करते हैं कि मतलब चलो अभी आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, जब आपके पास पैसे होते तब आप हमें दे देना। तो कहने का मतलब ये ही आपको हर तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। फिर एक्सपर्ट एडवाइस। होलसेलर्स के पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं, काम भी ज़्यादा होता है और सब कुछ ज़्यादा होता है, तो ये आपका हेल्प आउट करते हैं आपको सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, आपको एडवाइस देने में। अगर आप कहीं लैग बिहाइंड हो रहे हो, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपकी उसे क्लैरिफाई करने में भी हमारा हेल्प आउट करते हैं ये लोग। ठीक है। आपको पर्टिकुलर अच्छी एडवाइस देने में भी हेल्प करते हैं। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। ये दर्शाते हैं कि आपके पास जो आपका प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इस बात की जिम्मा लेते हैं, इस बात का बीड़ा लेते हैं कि ये आपका जो प्रोडक्शन है वो सही से हो रहा है, और अगर आपका प्रोडक्शन में कोई कमी आ रही है तो ये आपको एडवाइस देगी। कौन, होलसेलर्स आपको एडवाइस देगी कि आपकी कहाँ गलती हो रही है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सको, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सको। स्टोरेज, ऑफ कोर्स होलसेलर्स डिलीवरी करते हैं गुड्स को जितनी उन्हें करनी होती है, बाकी उनका हर होलसेलर का गोडाउन्स ज़रूर होते हैं जिन्हें हम वेयर हाउसेज़ भी कहते हैं। इंग्लिश में वेयर हाउसेज़, हिंदी में गोडाउन्स। इनके होलसेलर्स के अपने ग्राउंड्स होते हैं, गोडाउन्स होते हैं जिसमें ये अपने गुड्स को रख सकते हैं, जिससे बर्डन कम होता है, फैसिलिटीज़ को टाइम भी यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम रिटेल ट्रेड की। अभी तक हम होलसेल ट्रेड की बात करते हैं, अब हम रिटेल ट्रेड की बात करते हैं। रिटेल ट्रेड हमारे एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज होता है जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर करता है। कस्टमर कभी भी होलसेलर से कोई चीज़ नहीं खरीदता, कस्टमर हमेशा रिटेलर से खरीदता है। रिटेलर एक लिंक पैदा होता है, लिंक क्रिएट करता है कंज्यूमर के और होलसेलर्स के बीच में।
जो हमारे रिटेलर होते हैं वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज अमाउंट में बाय करते हैं होलसेलर से, फिर हमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट में सेल आउट करते हैं। होलसेलर हर जगह होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिटेलर्स गली मोहल्ले हर लाइन में हर घर के आसपास होते हैं। जितने भी आपके घर के आसपास की शॉप्स होते हैं वो सारे रिटेल शॉप्स होते हैं। जो होलसेल शॉप्स होती है वो आपके मैक्सिमम, अब कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं बट मैक्सिमम आपके घर के आसपास नहीं होती। रिटेलर रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेज में गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये एक ऐसी ब्रांच होती है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करती है पर्सनल टच बना के। ठीक है, ये पूरा आप रिटेल ट्रेड लिख लेना अपने नोटबुक में। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसे कंप्लीट लिख लेना। रिटेल ट्रेड जो करते हैं उस बंदे को हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर डायरेक्टली स्मॉल अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करता है हम कंज्यूमर्स तक। समझ गए? फिर सर्विसेज क्या क्या होती है रिटेलर्स की? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ऑफ कोर्स ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं, टाइमली गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जब नीड होते हैं तब करते हैं। ये मार्केटिंग का सपोर्ट बनते हैं, हमारा सपोर्ट बनते हैं। जब हमें नीड होती है किसी भी चीज़ की तो हमारा सपोर्ट बन के काम करते हैं हमारे लिए। और इसके बाद ये न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने में, जनरेट करने में, उनके थ्रू काम करने में भी हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि होलसेलर बल्क में गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं वो हमारे स्मॉल अमाउंट्स के गुड्स को सेल करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि कितना शोर हो रहा है पीछे से, मैं क्या करूं, ये हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इतनी गंदी आवाज़ है इनकी जैसी कोई हद नहीं। सो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बट मैं कुछ कर नहीं सकती। आई हैव टू मेक आउट अ वीडियो फॉर इट। कई समय से मैंने बनाई भी नहीं थी इसी रीज़न की वजह से। होल डे सच लाउड हार्श नॉइस। सो सॉरी आपको अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो, बट एडजस्ट कर लो। आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, एडजस्ट कर लो बच्चों। ठीक है, तो अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने देखा, हम रिकैप देखते हैं। अब तक आपने देखा कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड हमारे दो भागों में बटा होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? सर्विसेज होलसेलर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सब कॉपी में लिखा होना चाहिए, 1 to all। और रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेडर हमारे रिटेलर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये आप पढ़ चुके हो अभी तक। अब हम पढ़ते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में, कि इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत जो और कुछ बिजनेसेस आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक हमारा बहुत ही न्यू तरीके का इनोवेशन है। नया 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। न्यू इनोवेशन है, आजकल ही आया, पुराने ज़माने में नहीं था। ये कॉइन वाली मशीन होती है। आप कभी अच्छी जगह कहीं गए हो, उदयपुर गए हो, आप जयपुर गए हो, अमृतसर गए हो, किसी अच्छी जगह गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मशीन्स होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक होते हैं, अगर 20 रुपये की पीस की दो देते नहीं, खैर अगर 40 रुपये की एक कैन है तो आप 40 रुपीज़ के कॉइन्स डाल दो उस मशीन में और आपको वो मिल जाएगी। वेंडिंग मशीन में क्या फ़ायदा होता है कि इसमें कोई इंसान इंक्लूड नहीं होता है। एक मशीन होती है, ऑटोमेटिकल सेटअप होती है, जिसके जितने भी प्राइस होते हैं वो उतने प्राइस के कॉइन्स उसमें डाल देते हैं और जो भी गुड्स उसे चाहिए होता है वो गुड्स उसे मिल जाते हैं। देखा होगा आपने, ज़रूर देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नहीं देखा हो। ये कॉइन ऑपरेटेड होती है। इसमें बेसिकली आपके हॉट बेवरेजेस होते हैं, टिकट्स होते हैं, मिल्क होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, चॉकलेट्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा होते हैं। और कई कंट्रियों में, ये हमारी कंट्री इंडिया में भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली ये जो पाई जाती है वो अर्बन एरियाज़ में पाई जाती है। अर्बन मतलब मॉडर्न जगहों में, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मॉडर्न एरियाज़ में। और ये जो इंस्पायर हुई है, जो इसका कह सकते हैं मार्गदर्शन जिसने किया है, वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM इसका स्कोप है, जिसने ये इसको बढ़ावा दिया था। तो एक टाइप की वेंडिंग मशीन होगी। फुल डेफिनेशन तो नोटबुक में नोट हो ही जाएगी, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम सुपरमार्केट देख लेते हैं। सुपरमार्केट हमारे मॉल्स होते हैं। सुपरमार्केट एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट होती है, जिसमें छोटे छोटे शॉप्स मिला के एक बड़ी यूनिट बनती है। किसी भी मॉल को कंसीडर कर लो, उसमें क्या होता है, उसमें आपके प्राइस अवेलेबिलिटी होते हैं, वाइडर स्कोप होता है, सेल्फ सर्विस होता है और हैवी मर्केंटाइजिंग अपील होती है। इसमें सुपरमार्केट में क्या होता है, जो भी आप मॉल को कंसीडर करते हो अपने दिमाग में मॉल की छवि बिठा लेना और सबको लिख देना। ठीक है।
इसमें बहुत तरह के हर तरह के सुपरमार्केट में चीज़ होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, ग्रॉसरी होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक अंडर वन रूफ। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है कि आपके एक ही छत के नीचे मिल जाता है, आपको कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता। आप एक मॉल के अंदर चले जाओ, वट एवर यू वांट टू बाय यू कैन बाय इन अ सेम टाइम। जो भी आपको चाहिए एक ही बार में आप उन्हें खरीद सकते हो। सुपरमार्केट बेसिकली शॉपिंग सेंटर्स होते हैं और इनमें जो गुड्स के प्राइस होते हैं वो लेबल्ड यानी टैग होते हैं, लेबल्ड क्वालिटी टैग्स लगे होते हैं और जितने के वो होते हैं आप उन्हें जाके पे आउट कर दो। यू कैन एबल टू बाय एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू बाय फ्रॉम सच मार्केट। जो भी आपको बाय करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। समझ गए? अब आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल स्टोर के मेरिट्स डिमेरिट्स जरूर आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इसे ज़रूर कर लेना। 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड। डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज एस्टेब्लिशमेंट यूनिट होती है जो वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये बेसिकली मॉल जैसी ही होती है लेकिन मॉल से छोटी होती है। इसमें एक ही टाइप के गुड्स होते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंटल स्टोर अगर ग्रॉसरी के है तो ग्रॉसरी से रिलेटेड ही गुड्स होएंगे इसमें। देखो मॉल में तो हर तरीके के गुड्स होते हैं। ये मान लो ये एक छोटा मॉल होता है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ ज्वाइन होते हैं, इसे कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और इसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज एक ही काइंड की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। इंडिया में डिपार्टमेंटल स्टोर अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आए नहीं है कि भाई देखो हम कहीं बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में, ऐसा नहीं है। बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक जगह पे होते हैं, यहाँ पे आपके छोटी छोटी सारी दुकानें मिलके एक ही टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करती है। समझ गए? अब चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर देखते हैं। होमवर्क दे रही हूँ एक, ये तो आप लिखोगे डिपार्टमेंटल स्टोर, और होमवर्क में आप इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स खुद लिखोगे। मैं बता दूँगी, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूँगी, बट आप उसको होमवर्क में खुद लिखोगे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है? फिर चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर शॉप्स को देखते हैं। चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स हमारी ऐसी रिटेल शॉप्स होती है जो हमारी कुछ भी नहीं होता इनमें रिलेशन। ये कहे कि हम जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, मॉल होता है, ऐसा कोई इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। ये बस एक अरेंज होती है इन अ सिमिलर लोकेलिटीज़। आप देखो, आप कहोगे हमारी गली में, हमारी स्ट्रीट में, हमारी मार्केट में कई सारे शॉप्स एक लाइन में कहते हैं ना, कि जैसे कि सब्जी मंडी कह लो या आप कुछ भी कह लो, एक लाइन में हो तो उन्हें कहते हैं हम मल्टीपल शॉप्स। जब आपकी बहुत सारी शॉप्स एक साथ एक जगह एक लोकेलिटी में स्प्रेड हुई होती है। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपके ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रांडेड सेल्स प्रोडक्ट, ब्रांडेड चीज़ें, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आपके एक ही जगह मिलते हैं। ओके? अब हम करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्रोल खुद कंज्यूमर के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मिडल मैन नहीं होता, इसमें मिडल मैन बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी इंक्लूड नहीं होता इसमें मिडल मैन इंक्लूड नहीं होता, और इसमें एक पर्सन खुद अपने गुड्स को सोल्ड करता है, अपने आप सोल्ड करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें आपकी खर्चा कम आता है, कॉस्ट कम आती है। कोऑपरेटिव स्टोर्स में आपके लार्ज अमाउंट की क्वांटिटी को सेल किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, होलसेल के द्वारा, लेकिन डायरेक्ट कंज्यूमर इसे खरीद लेता है। इसमें कोई रिटेलर नहीं होता, कोई होलसेलर नहीं होता, डायरेक्टली एक कंज्यूमर होता है और एक मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूमर से ले लेता है। ठीक है? इसमें इसलिए इसके जो गुड्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते, क्योंकि कोई देखो कॉस्ट बढ़ाने का रीज़न ही मिडल मैन होता है। जब मिडल मैन नहीं होगा तो अपने आप ही कॉस्ट तो सस्ती होगी। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आप देखते हैं सेकेंड हैंड गुड शॉप। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि चैप्टर का पार्ट है मुझे बताना है। ये वो शॉप्स होती है जो सेकंड हैंड ये यूज्ड गुड्स को ही देते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना पुराना बिका हुआ सेकंड हैंड माल को बेचने वाली शॉप, ये वो होती है। इसमें आपके सेकंड हैंड बुक्स होती है, क्लोथ्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स यानी कार व्हीकल्स होते हैं, फर्नीचर होता है, अदर हाउस होल्ड गुड्स होते हैं। इसमें आपके जो गुड्स होते हैं वो सेकंड हैंड यानी एक बार दोबारा रीयूज्ड गुड्स को बेचा जाता है इन शॉप्स पे। जनरली
इसमें परचेज एंड सेल्स जो होती है वो आपकी सेकंड हैंड गुड्स की होती है, और ऑफकोर्स इसमें लो प्राइस तो होता है, कम प्राइस पे बेची जाती है, जो इनकी पहले हिस्टोरिकल वैल्यू होते हैं उससे कम अमाउंट पे बेची जाती है। ठीक है, अब पेंडल्स और हॉकर्स देख लेते हैं, बहुत ईजी है। ये आपके ठेले वाले लोग होते हैं, जो हॉकर्स आपकी गली में, हमारी गली में तो बहुत आते हैं, आप लोगों की गली में भी आते ही होंगे, स्ट्रीट में हर वक्त जो लोग आपके ठेली पे लेके चीज़ें बेचते हैं सब्जी हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपके जो ठेले पर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके बेचते हैं, उन्हें कहते हैं पेंडलर्स एंड हॉकर्स। ये सबसे सस्ता होता है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेल ट्रेडिंग का, हर बंदा इसे कर सकता है। इसे बंदा बाइसिकल पे, हैंड कार्ट, ठेले को इंग्लिश होती है हैंड कार्ट पे, साइकिल पे, रिक्शे पे या किसी भी मूविंग डिवाइस पर बेच सकता है, कस्टमर को घर घर जाके चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। इसमें लो वैल्यू प्रोडक्ट होता है, टॉयज़, खिलौने होते हैं, सब्जी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फैब्रिक्स, कारपेट, स्नैक्स एंड आइसक्रीम एटसेट्रा। जो भी आपके मोहल्ले में गली में बेचने वाले लोग होते हैं उन्हें हम पेडलर्स एंड हॉकर्स कहते हैं। ठीक है, स्पेशलिटी शॉप बहुत कम पॉपुलर है इंडिया में अभी भी। ये बेसिकली अर्बन एरियाज़ में होते हैं। ये वो शॉप्स होते हैं जो किसी एक प्रोडक्ट में आपको स्पेशलिटी शो करते हैं, एक चीज़ में आपकी स्पेशलिटी जनरेट करती है। स्पेशलिटी शॉप्स हमेशा एक सेंट्रल प्लेस में लोकेटेड होती है, और ये आपके वाइड चॉइस ऑफ कस्टमर, यानी बहुत ज़्यादा जो आपकी कस्टमर्स की नीड्स होती है उसे फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको टारगेट रिटर्न करती है, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशल बनाती है। जैसे आप ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कोई स्पेशलिटी शॉप, क्लोथ्स की कोई स्पेशलिटी शॉप, कोई भी आप ये मान लो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे रिलायंस ट्रेंड होते हैं, कई मॉल्स में होते हैं, मैकडोनाल्ड्स होते हैं। मैकडोनाल्ड्स और भी तो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता था, मैकडीज ने सिर्फ बर्गर वगैरह ही रखना है फास्ट फूड के लिए क्यों सोचा? बिकॉज टू वांट टू जनरेट अ स्पेशलिटी इन पर्टिकुलर थिंग। आज मैकडीज का पूरी दुनिया में नाम है, क्यों है? बिकॉज दैट इज़ अ स्पेशलिटी शॉप। ओके, पूरे देखो बच्चों, नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। लास्ट है हमारा चीप हैक्स। ये हमारी ऐसी शॉप्स होती है जो टेम्परेरी नेचर की होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, ये सीज़न के बेस पे होती है। जैसे पटाखों की शॉप होगी, जब दिवाली आएगी तो पटाखे आपने देखा होगा हर जगह लग जाएंगे, दिवाली के बाद कोई क्या करेगा उनके। अभी होली आने वाली है, तो होली में आपकी इस बार 2021 में 28 मार्च की होली है, तो 28 मार्च को जो होली है उसमें आपकी गुलाल की, पिचकारियों की शॉप्स लग जाएगी, बलून्स की। होली के बाद कोई क्या करेगा, वो बंद हो जाएगी। तो चीप हैक्स आपकी वो सारी रिटेल शॉप्स होती है जो आपके एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, और ये कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसका एक और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे रिपेयर ऑफ वॉचेस, शूज़, बकेट एटसेट्रा। इसे अंडरलाइन कर लेना हाईलाइटर लेके। जो आपकी वॉचेस, घड़ी ठीक करना, जूतों को ठीक करना, मोची कॉबलर जो होता है, पकेट्स को ठीक करना, ये इनका कोई परमानेंट काम नहीं होता, आज होते कल चले जाते। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जर्नल स्टोर हमारे जर्नल मार्केट, जर्नल हमारी दुकानें होती है, जर्नल मर्चेंट की शॉप। ये आपके हर गली हर मोहल्ले में पाई जाती है। इसका नेम खुद ही कहते हैं जर्नल स्टोर। तो इसमें सभी कुछ होता है, जैसे दाल, चावल, आटा, दूध, फर्नीचर नहीं, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो जनरल स्टोर में आपके बेसिकली हर रेगुलर नीड्स ऑफ कस्टमर को पहचाना जाता है। देखो, इसमें सब कुछ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी एटसेट्रा, सब कुछ होते हैं, बहुत कन्वीनियंट होते हैं और बंदों के हर गली गली में मौजूद होती है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? तो एक बार मैं आपको दोबारा से सब कुछ समझा देती हूँ, मतलब एक बार रिकैप करवा देती हूँ। ये हमारा इंटरनल ट्रेड का सारा कुछ काफ़ी इजी चैप्टर है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, हर बच्चों को पता ही है, जर्नल चैप्टर है। एक बार मैं दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ। आप इस सबके नोट्स बनाइए और मुझे बताना, और फिर भी अगर इन सब के बावजूद आपको के दिमाग में कोई भी डाउट रहता है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। और डू नॉट फील बैड फ्रॉम आस्किंग, पूछने से मैं कभी मत शर्माना है, जो भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यू हैव टू मेक आउट द नोट्स ऑफ दिस कंटेंट इन योर नोटबुक। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिपार्टमेंटल स्टोर। आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ आज। होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब देखो यहाँ तक तो मैंने आपको इसके सर्विसेज प्रोवाइडिंग खुद करवाई है, मैन्युफैक्चरिंग की, रिटेलर की, ये सारी तो मैंने अपनी PDF में खुद शो की है। अब ये जो मैंने आपको जो शो नहीं किया, मतलब जैसे यहाँ से वेंडिंग मशीन से मैंने आपको सिर्फ डिफाइन करवाया अच्छे से डिटेल में, मैंने आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं करवाए। आपको क्या करना है, आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद लिखना है। क्या क्या लिखना है? वेंडिंग मशीन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज कम से कम 3 खुद लिखना है। सुपर मार्केट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 3 खुद लिखना है।
डिपार्टमेंटल स्टोर के तो जरूर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई वाज इन 11th, जब मैं 11th में थी तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करना ही करना है। फिर चेन स्टोर, मल्टीपल स्टोर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद लिखना है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के खुद लिखना है। सेकेंड हैंड गुड शॉप्स के खुद लिखना है। पैडलर्स एंड हॉकर्स के खुद लिखना है। स्पेशलिटी शॉप्स के खुद लिखना है। चीप हैक्स जैक्स के खुद लिखना है। जर्नल स्टोर्स के खुद लिखना है। बस, तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए और ये नोट्स बनाइए, और इन सब के बाबत पे कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना। पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट, ओनली 1 चैप्टर मेरा रह गया, वो भी मैं आपको जल्दी करवा दूँगी। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर आज की वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर्स में इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ वॉइस, आवाज़ की वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगी, बट आई होपफुली सो रेस्ट आपको मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छी लगी होगी। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, कीप राइटिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय, सी यू सून।